अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम स्टडी करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट कोर्स मैथ 401। जिन स्टूडेंट ने ये कोर्स स्टडी करना है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे तमाम टॉपिक जो हैं आपके पास जो इस आउटलाइन में शामिल हैं, और हम इसके अलावा हर टॉपिक के रेलेवेंट एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन इस बुक से करेंगे जो हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई हैं और एक्सरसाइज दी हुई हैं, और बहुत से क्वेश्चन हम किसी और बुक से करेंगे जो कि हमारे पास बुक्स है, थॉमस कैलकुलस की बुक है, उस बुक से भी करेंगे हम क्वेश्चन। कि हम इतने क्वेश्चन करेंगे कि आपके लिए कोई भी टॉपिक समझना बहुत ही आसानी होगी और आप पेपर में बहुत ही आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, आपके पास एलिमेंट ऑफ थ्योरी क्या है, स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ ओडीई क्या मतलब होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। आगे हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास ओडीई क्या होती है, डीवीपी क्या होती है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इनसे हम कहते हैं। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है। आज हम स्टडी कर रहे हैं, इसका फर्स्ट टॉपिक है जो हमारे पास डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डिफिनीशन है और उसके इस्तेमाल, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके फायदे क्या होते हैं, और सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कि उसका सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होते हैं हमारे पास। आज हम स्टडी करेंगे डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, और क्लासिफिकेशन, इसके इस्तेमाल, इसके फायदे ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, और एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन। यूनिकनेस सोल्यूशन क्या होता है और एग्जिस्टेंस सोल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले हम करते हैं डेफिनेशन क्या होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ये डेफिनेशन है आपके पास। ऑर्डिनरी डीई क्या होता है हमारे पास, आप कई दफा हर जगह मतलब के क्वेश्चन में क्या पढ़ेंगे, डीई। तो डीई आपके पास क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रखना है, मैं आपको हर छोटा छोटा पॉइंट भी क्लियर करूंगा। जिन स्टूडेंट ने ये कोर्स स्टडी करना है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए फंक्शन वेयर द अननोन इज डिपेंडेंट अपॉन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि अननोन, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है हमारे पास। अननोन इज डिपेंड अपॉन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अननोन क्या होगा हमारे पास, y होगा, और इससे क्या कहेंगे हम, y क्या हमारे पास डिपेंडेंट है, y क्या हमारे पास डिपेंडेंट है, और x क्या हमारे पास, x जो है हमारे पास वो क्या हमारे पास इंडिपेंडेंट है। x आपके पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट। x क्या होगा हमारे पास, इंडिपेंडेंट होगा, और y हमारे पास क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। बात समझ आ गई आपको। x क्या होगा हमारे पास, x हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा, और y हमारे पास डिपेंडेंट होगा। क्लियर।
तो आप देखें कि हमारे पास इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज फंक्शन, एक फंक्शन है where the unknown is dependent upon only one independent variable। इसका मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। जैसे कि dy/dx लिखा हुआ है, ये क्या मेरे पास सिर्फ एक ही x लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इस तरह की जो इक्वेशन होगी वो क्या कहलाएगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ये बात आपको क्लियर हो गई है। इस तरह की जो इक्वेशन होगी, जो ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है, ये क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको मैं ये भी बात बता देता हूँ यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखी हुई है, पार्शियल स्क्वायर y ओवर पार्शियल x और पार्शियल, मैं कोई और फंक्शन ले लेता हूँ t। तो इस तरफ देखिए यहाँ पे नीचे कितने वेरिएबल आ गए हैं, 2 वेरिएबल आ गए हैं। यहाँ पे कितने वेरिएबल आ गए हैं, 2 वेरिएबल आ गए हैं। तो इन 2 का मतलब है कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम आगे जाके इसको डिटेल्स के साथ स्टडी करेंगे। अब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह की होती है। सबसे पहले आप देखें तो हमारे पास केवल एक इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये क्या हमारे पास dy/dx। अब देख लें इसमें सिर्फ एक ही क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या मेरे पास इंडिपेंडेंट है और y मेरे पास क्या है, डिपेंडेंट है। क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास ये वाली इक्वेशन भी हमारे पास क्या होगी, dy/dx। हम इसको लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको ये वाली इक्वेशन dy/dx की फॉर्म में लिख के देता हूँ। तो देखिए मेरे पास अगर मैं dx को, अगर मैं यहाँ से dx को डिवाइड कर दूं और इधर से 4x को डिवाइड कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, y माइनस x ओवर 4x प्लस क्या आ जाएगा मेरे पास, dy ओवर dx। नेक्स्ट आप देखें तो हमारे पास क्या है, d² y ओवर dx के, ये वाली इक्वेशन d² y ओवर dx के प्लस 5 इंटू dy/dx का क्यूब माइनस 4y इक्वल टू e की पावर x है। तो ये क्या मेरे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट आप देखें तो मेरे पास, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे पास पार्शियल की फॉर्म में जो इक्वेशन होगी या जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा होगा तो वो इक्वेशन क्या होगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपकी ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली इक्वेशन क्या आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसे हम PDE पर कहते हैं। सिमिलरली नीचे हमारे पास एक और इक्वेशन है, ये वाली भी, ये भी क्या हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट क्या हमारे पास एक और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इससे क्या कहते हैं हम, PDE। इसका मतलब क्या होता है, P से पार्शियल, D से डिफरेंशियल, E से इक्वेशन। स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ ODE क्या होती है हमारे पास अगर एक फंक्शन है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, u क्या हमारे पास इस फंक्शन में, ये इसमें u क्या हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और t क्या हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। फिर इसके बाद हमारे पास इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, हम ग्रोथ इक्वेशन कहते हैं। ये MCQs का क्वेश्चन है कि ग्रोथ इक्वेशन लिखें
पेंडुलम इक्वेशन लिखें तो ये क्या हमारे पास इसमें थीटा क्या है, डिपेंडेंट है, और टी क्या इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेन डर पोल इक्वेशन क्या है हमारे पास, इसमें y क्या हमारे पास डिपेंडेंट है और t क्या इंडिपेंडेंट है। ये सिर्फ आपने याद करनी होगी कि ये हमारे पास इनका नाम क्या है। ये सारी इक्वेशन आपके पास MCQs में आ सकती हैं कि अगर ये पूछ सकता है कि पेंडुलम इक्वेशन लिखें, या अगर आपको ये इक्वेशन दी हुई होगी तो आप पूछ सकते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है। सिमिलरली आपके पास ये बात पूछी जा सकती है या ये वाली बात पूछी जा सकती है कि इसमें मतलब क्या है कि इनमें से दोनों जो इक्वेशन है इनमें से एक आपको पेपर में दी जाती है तो पूछा जा सकता है कि ये कौन सी इक्वेशन है, या कहा जाएगा कि आपके पास पेंडुलम की इक्वेशन कौन सी है। नेक्स्ट आपके पास क्या LCR ऑसिलेटर इक्वेशन है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये पढ़े। ऑर्डर क्या होता है, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसके अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव, एक हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव होता है जिसे कहते हैं dy बाय dx, एक हमारे पास डबल डेरिवेटिव होता है उसे क्या कहते हैं d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। इसी तरह क्या होगा हमारे पास d क्यूब y ओवर dx क्यूब, ये क्या होगा। अब मैंने दो बोले हैं जो dy बाय dx और d स्क्वायर y ओवर dx, इसका ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है मेरे पास, डबल डेरिवेटिव जो है, ये क्या होगा मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर होगा। बात समझ आ गई बच्चों आपको, जो इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर पूछ सकता है कि ये कौन से ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जितने डेरिवेटिव होंगे उसका वही ऑर्डर होगा। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 2 है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। क्लियर। नेक्स्ट आप देखें तो हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें पूछ सकता है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हमारे पास इसमें 4 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 4 होगा। ये थी हमारे पास बेसिक डेफिनेशन। यहाँ पे एक और डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखी हुई मगर मैं आपको बता देता हूँ, ऑर्डर मैंने बता दिया है। पूछ सकते हैं कि डिग्री ऑफ एन इक्वेशन क्या होगा। डिग्री इक्वेशन की क्या होगी, जो ऑर्डर की हाईएस्ट पावर होगी, इसकी अब पावर क्या है कुछ भी नहीं है तो 1 होगी, इसकी पावर 1 होगी, तो ये क्या कहलाएगी 1 इसकी डिग्री कहलाएगी। जो हमारे पास ऑर्डर होगा उसके अंदर जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी डिग्री। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी डिग्री कहलाएगी। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ इक्वेशन कहलाएगा, और जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी डिग्री कहलाएगी। जो हमारे पास ऑर्डर है मेरे पास उसकी जो पावर होगी ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या कहलाएगी ऑर्डर कहलाएगा, और जो उसकी पावर होगी वो क्या कहलाएगी डिग्री कहलाएगी। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब ये भी बता देता हूँ कि इस इक्वेशन में इसका ऑर्डर क्या है 1 है, इसका ऑर्डर भी क्या है 1 है। क्लियर।
नेक्स्ट हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, एक दफा दोबारा देख लें। एन इक्वेशन कंटेनिंग ओनली डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ वन डिपेंडेंट वेरिएबल, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल क्या है? एक्स भी होता है। देन इज सेड टू बी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारे पास दी हुई है, क्लियर। ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे क्या हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव। जिस इक्वेशन के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व किए जाए वो क्या कहलाता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ आई है बच्चों आपको? ऑर्डिनरी में क्या था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक्स था, और पार्शियल में क्या आ गया? दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। तो अब देखिए हमारे पास दो या दो से ज्यादा क्या होने चाहिए? हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं सेपरेबल इक्वेशन। सेपरेबल इक्वेशन कौन सी होती हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। सेपरेबल इक्वेशन वो होती है जिसमें हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं और फिर हम उनको अलग अलग सॉल्व करते हैं। dy by dx equal to f of x एक फंक्शन है, इज सेपरेबल इफ इट कैन बी रिटन इन दी dy by dx equal to h of x into g of x। मतलब कि h of x वाली एक अलग टर्म होगी और g of y वाली एक हमारे पास अलग टर्म होगी। सॉल्यूशन स्टेप बाय सेपरेबल इक्वेशन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके सिर्फ आपको ये स्टेप याद होना चाहिए कि आपने करना क्या है कि आपने वो इक्वेशन अलग करनी है जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। कि आपके पास ये वाली इक्वेशन है, इसमें आपने क्या करना है कि इक्वेशन जो इन टर्म ऑफ एक्स है वो अलग कर लेनी है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को अलग कर लेने हैं और y को अलग कर लेना है, और फिर आपने इसको इंटीग्रेट कर लेना है। ये क्या कहलाता है? हमारे पास सेपरेबल इक्वेशन कहलाता है। अगर आप ये स्टेप देखना चाहते हैं तो देख लें कि हमारे पास dy by dx था, तो हमने h इक्वल टू h of x g of x किया है, तो हमने h of x के साथ dx लगा लिया है और dy के साथ हमने क्या लगा लिया है? और डिवाइड में gx लगा लिया है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास g of y में एक कोई भी इंटीग्रेशन जो फंक्शन है उसका आंसर आएगा इनटू h of x प्लस g। नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास नोट 4 में देखें कि अगर हमारे पास इस क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास अगर गिवन है तो हम इसमें क्या करेंगे? पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। वी नो नीड टू यूज टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बिकॉज C1 और C2 क्या होते हैं हमारे पास? C के ही इक्वल होते हैं। C1 माइनस C2 क्या होते हैं हमारे पास? क्योंकि दो कांस्टेंट है, ये बात आपको कंफ्यूज कर रही होगी। लेकिन 2 माइनस 1 करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, आंसर क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। इसलिए हम इन जनरल से क्या कह देते हैं? C ही कह देते हैं। नेक्स्ट बच्चों आप एक एग्जांपल देखें। हमारे पास फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन भी गिवन दी गई है। तो आप देखें कि हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है? dy और dx को अलग अलग करना होगा। तो आप देखें कि हमने y स्क्वायर ओवर क्या कर लेंगे? इस नंबर को हम डिवाइड कर देंगे और ये नंबर हमारे पास dx से इधर चला जाएगा। देखें तो ऐसे किया, ये वाला टर्म dy ऑफ इसको डिवाइड कर दिया और ये हमारे पास नंबर इधर चला जाएगा। तो हमारे पास अब इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन इस फंक्शन की कैसे होगी? इस फंक्शन का एक तो हमारे पास फार्मूला भी होता है,
यहाँ आपने क्या किया है, इस फंक्शन में ये वाला जो नंबर है हमने क्या लिखा है 1/y² - 1। इसको क्या लिखा है हमने 1/y + 1 इंटू y - 1। तो फिर बच्चों आपको पता है कि पार्ट सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/y² - 1 = a/y - 1 + b/y + 1। अब यहाँ पे हम इसकी पार्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे। पार्ट सब्ट्रैक्शन करने के बाद हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, b की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 आएगी, b की वैल्यू भी हमारे पास 1/2 आएगी। ये बच्चों आप 10th क्लास में भी आपने पार्ट सब्ट्रैक्शन की है और फर्स्ट ईयर में भी आपने पार्ट सब्ट्रैक्शन की है। ये सेम वही पार्ट सब्ट्रैक्शन है जो इधर यूज हो रही है। तो इससे आपके पास a की वैल्यू भी आ जाएगी 1/2 और b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास 1/2। तो फिर आप दोबारा इधर पुट कर देंगे a और b की जगह। जब हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे देखें तो हमने a की वैल्यू भी 1/2 बाहर निकाल दिया है, b की वैल्यू के अभी 1/2 हमने बाहर निकाल दिया है। अब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2। तो हमारे पास इसी तरह बाहर रहेगा ब्रैकेट log इंटू y - 1 एक माइनस इंटू log y + 1। ये मेरे पास क्या आ जाएगी और इक्वल टू क्या आ जाएगा log x आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाले टर्म का अगर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो वो क्या हो जाती है log की फॉर्म में। ये भी बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आप देखें तो हमारे पास ये इसी तरह की है। अब आप देखें कि ये वाला log दोनों माइनस हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला। तो हम log की प्रॉपर्टीज ये है कि log अगर हमारे पास माइनस हो रहे हैं तो हम उनको डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर प्लस हो रहे हो तो हम उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात की है कि हमने log को डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया है। इक्वल टू log क्या था हमारे पास x का प्लस c क्या होता है हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब देखें हमारे पास इसकी हमने क्या निकालने है, c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या है कि y क्या हमारे पास +-1 है। y को जब हम क्या रखेंगे प्लस रखेंगे, तो y को जब हम +1 रखेंगे तो यहाँ वाली टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास 0। तो log 0 क्या होता है हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है। तो जब हमारे पास इसमें हमने क्या रखना है वही ऑब्टेन। अच्छा हमारे पास यह बात यहाँ पे क्या थी हमारे पास y of 1 = 2, मतलब कि हमारे पास y of x इक्वल टू क्या है, y of x है ना, तो इक्वल टू क्या हमारे पास 2। x की वैल्यू क्या मेरे पास यहाँ पे 1 है। याद रखना है जो इस टर्म के साथ वैल्यू होती है वो x की होती है और इक्वल टू बाद जो वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है। यहाँ पे अब x क्या मेरे पास 1 है और y क्या मेरे पास 2 है। x = 1 और y क्या मेरे पास 2 के इक्वल है। तो x को मैं क्या रखूंगा इस इक्वेशन में, x को मैं 1 रखूंगा तो log 1 क्या होता है मेरे पास 0 हो जाएगा, और y को क्या मैं रखूंगा 2, तो log 1 और log 1 क्या आ जाएगा मेरे पास log 1 और log 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा हमारे पास 1 log × 1/3। तो यहाँ से मेरे पास c की क्या वैल्यू आ गई है 1/2 log 1/3।
तो ये वैल्यू मैं दोबारा पुट कर दूंगा इक्वेशन में, जो मेरे पास केवल इक्वेशन है। तो नेक्स्ट आप देखें कि हमने क्या किया है, इसका सोल्यूशन जो आपके पास निकला हुआ है वो किस तरह से निकला हुआ है, मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। कि देखें हमारे पास हमने वही इक्वेशन ले लिया है। यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी 1/2 log y - 1 over y + 1, ये थी प्लस log x हमारे पास आया था, और ये हमसे हमारे पास क्या था, इधर हमारे पास c था। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, c की वैल्यू लगा दी है। यहाँ पे हमने c की वैल्यू लगा दी है इस जगह पे। यहाँ पे हमने जो c की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 1/2 log into 1/3, ये क्या थी हमारे पास c की वैल्यू थी। ये हमने वैल्यू इसी तरह लगा दी है। ये किसकी वैल्यू हमारे पास c की, तो यहाँ पे ये c पॉइंट था हमारे पास, हमने c की वैल्यू लगा दी है। तो फिर आप देखें तो हम ये वाली जो पावर लिखी हुई है, ये जो हमारे पास पावर लिखी हुई है ये वाली, इससे पहले log से पहले जो भी नंबर होता है उसे हम क्या कर लेते हैं, उसकी पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने इसकी पावर की फॉर्म में लिख लिया है। अब पावर की फॉर्म लिखने के बाद हमने देखने के यहाँ पे आप log की प्रॉपर्टी यूज की है, तो इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया है। देखने हमने, और इधर भी हमने इसकी जो पावर थी हमने उसको पावर की फॉर्म में लिख लिया है, जो इसके हमारे पास काफी मल्टीप्लाई हो रहा था। तो अब हमने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है। अब हमने एक्सपोनेंशियल क्या होता है, log का इनवर्स होता है, तो अप्लाई कर दिया है। तो ई अप्लाई किया तो हमारे पास log दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमने दोनों साइड पे ऊपर स्केयर लिया है, तो स्केयर लिया है तो आप देखें कि यहाँ पे ये वाला स्केयर भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्केयर आ जाएगा, एक्स स्केयर आ जाए। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, 3 × y - 1 = x² × y + 1। तो अगर आप यहाँ से देखें आप दोबारा, तो हमारे पास 3 × y - 1 x² y + x², तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया है, x वाली टर्म को एक तरफ कर दिया है, y वाली टर्म को इधर, इस वाली टर्म को इधर ले आया, माइनस हो जाएगी। यहाँ से हमने y का कॉमन निकाल लिया है, तो y की हमने वैल्यू निकाल ली है। देखने y हमारे पास x² + 3 - x², यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको कहीं से दोबारा ना समझ आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट